हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी पर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एकदम ब्लैंक स्लाइड लगी हुई है और हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो पूरा का पूरा एक टॉपिक है वो समझाने वाले हैं, ताकि आपके जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम है या स्टेट पीसीएस का एग्जाम है या वो होने वाला कमिंग जो एग्जाम है टीजीटी पीजीटी का, वहां पर भी ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम लोग बातचीत करेंगे आपकी इतिहास की, और इतिहास में बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो कह देते हैं यार, क्योंकि आपका जब भी सिलेबस की बात करते हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस की खासकर जब बात करते हैं, हालांकि यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में जब हम लोग मेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब भी बात करते हैं तो केवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब जब भी हम लोग बातचीत करते कहते हैं यार एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, उसके बाद में मेडाइवल का है, मेडाइवल के बाद में मॉडर्न का है। अब अधिकतर लोग करते क्या हैं, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं वो सब सोचते हैं कि यार ये वाला पार्ट जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। लेकिन अभी अगर हम पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का एनालिसिस करने के बजाय अगर हम पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस का है क्वेश्चन या वो आपका एसएससी का कोई क्वेश्चन है या वो आपका किसी अदर स्टेट का पीएससी का एग्जाम है या कोई भी वनडे एग्जाम है, तो हमको देखने में आता है यार ये वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो यहां पर जिन विद्यार्थियों का पीजीटी का जो एग्जाम है वो बड़े ध्यान देंगे। अब आपने बहुत सारे यूट्यूब पर लोगों ने पढ़ाया कि सर इसका इतना परसेंटेज आता है, इसका इतना परसेंटेज आता है, इसका इतना परसेंटेज आता है। अरे भैया सबने एनालिसिस किया है, लेकिन बहुत बार एनालिसिस गलत हो गया। कि होता क्या है कि लोग कह देते हैं भैया ये जो है ये आप 30% तक पढ़ लो, मतलब इसका जो क्वेश्चन आ रहा है 30% आ रहा है, इसका जो क्वेश्चन आ रहा है वो 20% ही आ रहा है, बाकी का बचा यहां से आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, ये सब एकदम नहीं करना है। एक बात याद रखिए, पीजीटी टीजीटी में एक चीज बहुत देखने में आती है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जैसे ही सवाल पड़ेगा प्री हिस्ट्री वाले पोर्शन से बहुत सवाल बनते हैं। प्री हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से करके जाइएगा। हड़प्पा से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन। अगर आपने लास्ट ईयर पीजीटी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा उत्तर प्रदेश वाला, तो वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, हिल गया, दिमाग का दही हो गया लोगों का, अरे यार ये कैसे आ गया। तो ये तब आप कर पाएंगे जब कंसेप्ट बेसिस पर अच्छी पकड़ होगी, ठीक है। दूसरी चीज, इनके मेजर टॉपिक्स जरूर कवर करके जाइएगा, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो गुप्ता हो, चाहे वो जैनिज्म है, चाहे वो बुद्धिज्म है। यहां जो मैं लिख रहा हूं ना, यहां से आपके सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। एंशिएंट में अगर आपने प्री हिस्ट्री का पार्ट है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक काल है, उसके बाद में जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, मौर्य है, गुप्ता है, इतना अगर अच्छे से कंसेप्ट पर पकड़ बना ली तो बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने के आप लोग स्थिति में रहोगे, ठीक है। दूसरा, मेडाइवल हिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे आज, मॉडर्न की हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री को जब भी हम लोग देखते हैं कहते हैं दो पार्ट में बांट दिया गया। एक कहते हैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट हो गया, दूसरा मुगल एम्पायर का पार्ट हो गया। अब होता क्या है, जब भी हम लोग ये इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, खासकर मेडाइवल का, ठीक है, तो कह देते हैं बहुत सारे लोग यार जो आजकल जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो नहीं आ रहा है, खट से कह देते हैं, कहते हैं ना। मॉडर्न में भी कहते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछा जा रहा है, आजकल जो है वो प्रशासन वाला आ रहा है,
वो आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री आ रहा है, आर्थिक, जुड़े तो सब इसी से हैं। ये पूछ दोगे तो क्या करोगे भाई, ये अगर एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने पूछ दिया तो क्या करोगे आप, समस्या हो जाएगी ना। तो पहले भैया देखो, इसको जानना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले पोर्शन को जानोगे तभी तो इतिहास की समझ डेवलप होगी। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो आपका प्रचलित विषय है वो इतिहास है, लेने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है, और जिन लोगों की मेमोरी तगड़ी होती है, जो लोग याद करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, उनके लिए बहुत अच्छा विषय है। और फैक्ट्स भी जिनको याद होते हैं बहुत अच्छा विषय है। चाहे वो आप स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें, हर साल बहुत सारे विद्यार्थी इस विषय को लेकर के फाइनली अंतिम रूप से चयनित होते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, तो एंशिएंट वाला तो मैंने समझा दिया। दूसरी बात, मैंने यहां पर दिल्ली सल्तनत तो मुगल एम्पायर के बारे में बताई। अब ऐसा मत सोचना यार, यहां से अगर एक साल में 2 क्वेश्चन आ गए, यहां से एको नहीं आया, फिर उसके 2-3 साल बाद यहां से 3 क्वेश्चन आ गए, वहां से कोई नहीं आया, तो ऐसा मत सोचना कि इसी को पढ़ लें या इसी को पढ़ लें, एक को छोड़ दें। कभी में गलती मत करना है, दोनों को पढ़ के जाओ। लेकिन खासकर प्रशासन वाला पार्ट जरूर पढ़िएगा, कला संस्कृति वाला पार्ट जरूर पढ़िएगा। ये सब आते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट हो, चाहे वो कल्चर वाली जो कला संस्कृति की पार्ट हो, साहित्य की पार्ट हो, ये सब यहां से सवाल मिलते हैं। जो पुस्तक और लेखक जो दिल्ली सल्तनत में, मुगल में है ना, उनके लेखक पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया, इस तरीके से आपको जोड़ के चलना है, गलती नहीं करनी है कि केवल एक चीज पर निर्धारित रहो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो मध्यकालीन भारत में, मेडाइवल हिस्ट्री में, खासकर मध्यकालीन भारत में हम लोग जब दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं ना तो कह देते हैं यार गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। पहले सैयद आता है और फिर लोधी है। ये 5 वंश हो गए ना। ठीक है, इसका कह देते हैं 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया है। खिलजी कहते हैं 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया है खिलजी वंश ने। तुगलक के बारे में कह देते हैं 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया है। और सैयद के बारे में कहते हैं 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किया है। और लोधी ने 1451 से 1526 तक शासन किया है। इतना तो सबको बरोबर क्लियर है। मैं हमेशा बताता रहता हूं कि गुलाब खिले तो सांस लो, मैंने ट्रिक भी बताया है आपको। ठीक है, तो वो रिपीट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे सबसे अधिक समय तक इसने शासन किया है 94 ईयर्स तक। ठीक है ना। सबसे कम समय तक देखोगे तो केवल 30 साल तक इसने शासन किया है। किसने? खिलजी ने। और इसका जो पहला अफगान वंश है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अफगान वंश पूछा जाएगा तो आप खट से लगा दोगे यार लोधी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला अफगान शासक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तो पहले लोधी लगा देना। अब हम लोग 1 बाय 1 करके आपको इत्मीनान से पढ़ाने वाले हैं ताकि क्वेश्चन आपके फंसे। तो हम अभी गुलाम वंश के एक शासक को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में हम लोग इतिहास जान लेते हैं। गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं कुछ इतिहासकारों ने इसका नाम दे दिया ममलूक वंश भी, लेकिन वो अत्यधिक उचित नहीं है क्योंकि गुलाम वंश से शुरुआत होती है। जो है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम है तो वहीं शुरुआत होती है। तो जो यथोचित जो नाम निकल के आता है, अधिकतर लोगों ने जो हिस्टोरियंस ने प्रयोग किया वो आपका गुलाम वंश। ठीक है, अब गुलाम वंश की बात करते हैं। हमने अभी बताया 1206 से लेकर के 1290 के बीच में है। अब यहां पर बहुत सारे शासक हुए हैं गुलाम वंश में। पहला अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक है पहला।
और उसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं। वास्तविक संस्थापक ना कहे जाने का एकमात्र कारण है क्योंकि इसने अपनी राजधानी कभी भी दिल्ली नहीं बनाई, ये लाहौर से अपने शासन को चलाता रहा, इसकी राजधानी लाहौर थी, तो इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का केवल संस्थापक ही कहते हैं, वास्तविक संस्थापक नहीं। दूसरा एक और कारण भी बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि खलीफा से जो मान्यता प्राप्त थी वो इल्तुतमिश को मिली थी, इसके बाद के शासक को इसको खलीफा से मान्यता नहीं मिली थी, तो इसी कारण इसको केवल संस्थापक के रूप में जानते हैं। वास्तविक संस्थापक हम लोग शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जानते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद में एक और शासक आता है, वो छोटे समय के लिए, जिसका नाम है आराम शाह। अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं, एसएससी वाले लोग अक्सर, और मैं कहता हूं एसएससी वाले लोग छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या पीजीटी टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर ये जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, आराम शाह है। अब आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश है। ठीक है, तो भाई नोन हम लोग पढ़ते हैं, इल्तुतमिश है। अब इल्तुतमिश के बाद में अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा इल्तुतमिश के बाद में, तो भी आप बता सकते हैं इल्तुतमिश के बाद में निकल के आता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में एक और शासक है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका है। रजिया सुल्तान याद रखना है। इनके बाद में एक शासक है जिसका नाम है बहराम शाह। याद रखना है भाई, कौन है बहराम शाह, यह भी आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण शासक है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहराम शाह के बारे में आप लोगों को याद रखना, इंपॉर्टेंट शासक है, याद रखना है। इसके बाद में एक अलाउद्दीन मसूद शाह भी आते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह भी एक शासक आते हैं, इनका भी नाम याद रखना है। फिर मसूद शाह के बाद में एक शासक हैं नसरुद्दीन महमूद, एक आते हैं नसरुद्दीन महमूद आते हैं। फिर आ जाता है बलबन, और फिर कैकुबाद के बाद में कैखुसरो आ जाता है, और उसके बाद में क्यूमर्स आ जाता है। ये पूरा आप देखो, इतने सारे शासक हैं। अब हम लोग पढ़ाने वाले भी और बच्चे भी जो पढ़ते हैं वो अधिकतर पढ़ लेते हैं उथला टाइप से, कहते हैं ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। ठीक है, अब कहते हैं ये पढ़ लो, बाकी को हटाओ, ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, कह रहे हो गया गुलाम मंस। अधिकतर देखा होगा ना आप लोगों ने, बस इनको कह दो पढ़ लो, एसएससी में आ जाएंगे सवाल, बिल्कुल आते हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे ही यूपीएससी में आए, जैसे ही स्टेट पीसीएस में आए, जैसे ही पीजीटी टीजीटी की तैयारी करनी शुरू की, वैसे ही बच्चे का दिमाग उलझ गया। क्या कहते सर हम तो ये पढ़े नहीं हैं। अब देखो हैं छोटे छोटे चुटपुंजिया शासक कह सकते हैं, चुटपुंजिया हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो रहा होगा यार, इतिहास में नाम थोड़ा बहुत दिया हुआ है। अब देखो यहां पर आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे ये समझिएगा। इसको जिन लोगों ने लिखना है लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये मैं 1 बाय 1, ऐसा नहीं मैं इसको नहीं समझाऊंगा या इसको नहीं समझाऊंगा, जिसको मैंने सर्कल नहीं किया उसको नहीं समझाऊंगा, मैं सभी को समझाऊंगा। लेकिन शुरुआत चूंकि ऐबक से होती है तो ऐबक के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, ऐबक के बारे में ही हम चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऐबक जो है बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐबक के बारे में, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम ले लो, यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का एग्जाम ले लो, या एसएससी का एग्जाम ले लो, या पीजीटी टीजीटी का एग्जाम ले लो, या आप आरएएस आरपीएससी का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी स्टेट पीसीएस। छत्तीसगढ़ वाले भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं, एमपी वाले जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी कह सकता हूं मैं कि ये सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर जहां पर हमने गुलाम वंश लिखा है,
ठीक है, इसको हम हटा देते हैं ताकि पूरा क्लियर करके आपको बता दें। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो भाई, अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहां पर जब भी कोई भी शासक के बारे में पढ़ो, कोई भी शासक, पोस्टमार्टम कर दो। जब भी पढ़ना शुरू करो पोस्टमार्टम करोगे, उतना ही चीजें क्लियर कट निकल के आएंगी। 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कहां जन्म हुआ था, यह सब आपके एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, और इसी के नाम पर बाकायदा नाम भी रखा गया है, बेसिकली याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। देखो भाई, ठीक है, बहुत से लोगों का कहना है, अधिकतर इतिहासकारों का कहना है, यह तुर्क जनजाति का था। तो जन्म कहां हुआ, तुर्किस्तान। ठीक है, तुर्किस्तान तो किस जनजाति का था, तुर्क जनजाति का। अब अगर पूछा जाए इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक में, ऐबक का अर्थ क्या है, ऐबक का जो अर्थ है वो होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता। अब ये एक दास है, किसका दास है, मोहम्मद गौरी का दास है। तो मोहम्मद गौरी के तो बहुत सारे दास थे, नसरुद्दीन कुबाचा है, ताजुद्दीन यल्दौज है, और ये हो गया भाई ऐबक। तो तीनों में आखिरकार ये ही क्यों बना। गौरी की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में कहा भैया गौरी का बहुत बड़ा साम्राज्य है, बांट लो। तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में जहां से गौरी शासन करता था, ये करने लगा शासन। इस बात से खलबली मची हुई थी। कुबाचा और एल्दौज क्या हार मानने वाले थे, बीच बीच में टांग जरूर अड़ाते रहते थे। और एक कारण, हालांकि बहुत कम आलोचक इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली ना पहुंच पाना, दिल्ली को अपने केंद्र के रूप में स्थापित ना किए जाने का एक कारण एल्दौज और कुबाचा भी थे। एल्दौज और कुबाचा जो थे वो भी अपने आप को कहते थे कि मैं भी गौरी का उत्तराधिकारी हूं, ये बात वो कहते थे। लेकिन उसने बहुत ही टेक्निकल तरीके से, बहुत ही चालाकी से, चतुराई के साथ में कुबाचा और एल्दौज का दमन करता है। यह बात मैंने आपको बताई है, कुबाचा और एल्दौज का वो दमन करता है। कुबाचा से तो बाकायदा वो अपनी बहन के विवाह कर देता है, तो उसके बाद में वो उसके अधीनस्थ हो जाता है। और उससे पहले एल्दौज के साथ में भी जो हम लोग बातचीत करते हैं, एल्दौज को भी अपने अधीन कर देता है। तो दोनों जो प्रतिद्वंदी थे वो यहां पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जरा इन्हीं में उलझा रहा और दिल्ली की तरफ कभी भी अपने जो स्थापना थी दिल्ली को राजधानी के रूप में, वो स्थापित नहीं कर पाया। इससे इसका कहीं ना कहीं संस्थापक के तौर पे ही मानते हैं हम लोग, कहते हैं लाहौर जो है वो राजधानी थी, तो हम लोग इसकी राजधानी भी लिख दें। अब एक सवाल बहुत निकल के आता है, क्या इसने सुल्तान की उपाधि ली? तो आप जब देखोगे तो ये मलिक व सिपाह सालार की उपाधियों से संतुष्ट रहा। मलिक और सिपा सालार की उपाधियों से संतुष्ट रहता है। एक बात ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूं, आपको याद रहेंगे। उपाधियां, इसकी उपाधियां याद रखना है। लाख बख्श कहा जाता है इसको, लाखों रुपए दान में दिया करता था, इसलिए लाख बख्श कहा जाता है।
पीलबक्स भी कहा जाता है, पीलबक्स। हाथियों का दान देता था तो इसलिए पीलबक्स भी कहा जाता था। कुरान ख्वां, कुरान ख्वां भी कहा जाता था क्योंकि कुरान का पाठ इसको याद था और बहुत अच्छी आवाज में सुना दिया करता था, तो कुरान ख्वां भी कहते हैं। एक और उपाधि में लिखूंगा, हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय के नाम से भी इसकी एक और उपाधि थी, वो भी हम लोग जानते हैं। हातिम द्वितीय के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है, याद रखना। ठीक है, इतनी बात यहां तक समझने में किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, उसने अपने दरबार में जो सांस्कृतिक संरक्षण दिया, सांस्कृतिक संरक्षण जो दिया, वो दो लेखक थे। एक का नाम मैं ऊपर लिखे दे सकता हूं, एक का नाम है हसन निजामी। ये हसन निजामी जो हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है ताजुल मासिर। ठीक है, और दूसरे हैं जिनका नाम है फक्र मुदब्बिर। फक्र मुदब्बिर, इनकी एक रचना है अदबुल हर्ब, अदबुल हर्ब व अल सुजात। अदबुल हर्ब अल सुजात, ये दोनों को संरक्षण भी इसके द्वारा कराया गया, संरक्षण भी के द्वारा दिया गया, ऐबक के द्वारा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब हम लोग स्थापत्य की तरफ चलते हैं। इसको मैं कुछ को इरेज किए देता हूं, शुरुआती। ठीक है, शुरुआती में इरेज किए देता हूं। अब देखो, यहां पर स्थापत्य इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आते आते हैं। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, स्थापत्य की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ठीक है भाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। दूसरा, दिल्ली में ही एक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें, 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी निर्माण इसने करा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, यह अजमेर में है, यह भी मस्जिद है, यह भी मस्जिद है। अब जो ये कुतुब मीनार का निर्माण तो इसने कराया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश साहब इसको पूरा कराते हैं और अंतिम रूप से जो इसको जीर्णोद्धार कराने वाले हो जाते हैं, वो हो जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अगर यहां तक किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग सीधे पूछ सकते हो कि यहां तक अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सीधे पूछ लीजिए भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और इसकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है, यह चौगान, जिसको हम लोग पोलो कहते हैं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में सुल्तान बनता है आराम शाह। अब आराम शाह के बारे में बड़ा संदेह है कि क्या वो ऐबक का पुत्र था, क्योंकि ऐसा माना जाता है, अधिकतर इतिहासकार ये कहते हैं ऐबक के कोई पुत्र नहीं था, उसके तो पुत्रियां थी 3। तो उसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। तुर्की अमीरों के बारे में चर्चा करेंगे। तुर्की अमीर चाहते हैं कि मैं शक्तिशाली रहूं, रिमोट मेरे हाथ में रहे और सुल्तान चलता रहे।
तो ये सारी की सारी जो चर्चा है मैं अगले वीडियो में करने वाला हूं। तो अगर मेरा ये पूरा आप लोगों को क्लियर कट समझ में आया तो शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।